नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रंगम त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे क्या कुछ खास चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और कुछ झलकें होंगी खेल, कला और अर्थ जगत से भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, तलाशी अभियान जारी, सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले में एसआईटी गठित, दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके के लिए रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने किया शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन। सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। 29 जुलाई को होगी आगे की सुनवाई। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की योजना एमएसएमई और खुदरा विक्रेताओं के लिए बनी वरदान। ईपीएफओ में पिछले 1 साल में 55% युवा हुए शामिल। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश। जानलेवा हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में दिखे ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक तौर पर बने उम्मीदवार। और अब विस्तार से समाचार। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुए इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी कोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोडा मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि डोडा में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद के संकट को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिले में सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल करेंगे।
और जम्मू से हमारे संवाददाता विवेक पाठक जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ, और विशाल बरिस तो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से तलाशी अभियान चल रहा है? रमा जी, यहाँ पे डोडा में जो है तलाशी अभियान काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कल शाम से जब से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था और आधे घंटे तक जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, उसके बाद से ही जो है सर्च ऑपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और अभी चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसओजी ग्रुप जो है जेएनके पुलिस का, वो भी जो है काफ़ी कड़ी कार्रवाई कर रहा है और जंगलों के अंदर जाके जो है, जो देसा फॉरेस्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस टाइम सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बात की है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में है? देखिए रमा, रक्षा मंत्री ने बात की है सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी से। जनरल द्विवेदी ने उनको अवगत कराया इस ऑपरेशन के बारे में जो अभी भी चल रहा है, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन है राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, और ये कल शाम से चल रहा है। और कल शाम से खबर आ गई थी और डीडी न्यूज़ पे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से एक आतंकवादी हमला हुआ है और एनकाउंटर चल रहा है, और उसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए जिसमें से एक अफसरान भी है। और ये दुख की घड़ी में रक्षा मंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जनरल द्विवेदी से बिल्कुल, तलाशी अभियान लगातार जारी है, सरकार नजर बनाए हुए है। विवेक और विशाल, बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको अब ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के लिए, हत्या के लिए प्रसिद्ध हो रही है। 1 साल से कांग्रेस का सरकार है। हमारा विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया, एंड सीएम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में, लोगों का रक्षा के विचार में, नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है। खुद घोटाला में फंसे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद, उसका बीवी पार्वती सिद्धारामैया मैसूर का मूडा में 14 साइट्स लिए, कानून का विरुद्ध वो लिए हैं। केसरे गांव में 1992 में मूडा के लिए जमीन मूडा अधिकृत करता है, तब उसको 3,81,000 कॉम्पनसेशन देता है मूडा, बट पार्वती सीतारामैया नहीं लेती है, चुप रहती है। तब भी अभी का सीएम सिद्धारामैया ने मंत्री थे, 92 में वो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 98 में 4161 होती है, तब भी वो चुप थे, तब भी वो डीसीएम थे। 2002 में सिद्धारामैया ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मूडा नोटिफिकेशन करता है, तब भी वो चुप थे। बाद में पार्वती सीतारामैया ने 2021 में मूडा को लिखती है, मुझे
50-50 के आधार पर कॉम्पेंसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। 2015 में मूडा एक कानून लाता है। वो कानून में कौन जमीन देता है उसको 50% डेवलपमेंट करके देना। वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। 2015 का कानून पार्वती सिद्धारामैया को लागू नहीं होता है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कानून था। मगर 2017 में वो दबाव डालते हैं सिद्धारामैया ने, हमको भी कॉम्पेंसेशन देना। बाद में 2022 में पार्वती सिद्धारामैया को केसरे गांव में अधिकृत हुआ जमीन को, वो बहुत दूर में है, मैसूर का हाट में सिटी में विजयनगर 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज में 14 साइट देते हैं। ये पूरा का पूरा कानून का विरुद्ध है एंड सिद्धारामैया खुद इसका बेनिफिशियरी है। मैं मांग करती हूं सिद्धारामैया इस्तीफा देना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है। मूडा से पूरा फाइल बेंगलोर का मंगवाया। ये केस को छुपाने का पूरा का पूरा कोशिश हो रही है। हर समय में सिद्धारामैया ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पोस्ट में था, अभी भी है। इसके कारण मूडा का ये बहुत बड़ा घोटाला, इसको निष्पक्षपात जांच करना, स्वतंत्र से जांच करवाना। अभी सिद्धारामैया उसका सत्ता का दबाव डाल के कैबिनेट में बोल के एक सदस्य का रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाया। ये पूरा का पूरा केस को हशप करने का साजिश हो रही है। पहले भी अर्कावती लेआउट में केम्पन्ना आयोग बनाया था। 2013 से 2018 तक सिद्धारामैया का सरकार थी, तब उसका ऊपर आरोप आया था अर्कावती लेआउट का। 541 साइट को डिनोटिफिकेशन करने का एक घोटाला आया था, तब केम्पन्ना आयोग का फॉर्म किए। अभी तक केम्पन्ना आयोग का, केम्पन्ना कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया, बाहर पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी दूसरा कमेटी बिठा रहे हैं, देसाई कमेटी, एंड एक सदस्य का कमेटी है। कर्नाटका राज्य का लोग कहते हैं ये पूरा का पूरा केस को छुपाने के लिए सिद्धारामैया कर रहे हैं, इसीलिए सिद्धारामैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। दूसरा, कर्नाटका में चल रहे दूसरा विषय में भी वो दोषी है। अभी वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जांच चल रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हम वाल्मीकि का नाम रखे हैं इसको। चुनाव का संदर्भ में मार्च में
यही साल का 187 करोड़ रुपए यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का ओरिजिनल अकाउंट था वसंत नगर में, तुरंत वो चेंज करते हैं एमजी रोड को। उधर से 187 करोड़ रुपया बंजारा हिल्स का एक बैंक को जाता है, आरएमबी बैंक, रत्नाकर बैंक। वो बैंक से पैसा जाता है वाइन शॉप, उधर से पैसा जाता है अलग अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑफिसर बाहर आता है केस। हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जांच करना। एसआईटी बिठाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कुछ नहीं करते हैं। बाद में यूनियन बैंक सीबीआई को लिखा, इसको सीबीआई इंक्वायरी करना। उसके कारण सीबीआई जांच अभी चल रही है। ईडी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है। नागेंद्र तब मंत्री था, वो इस्तीफा दिया। ऑफिसर्स बोलते हैं ये केवल नागेंद्र का केस नहीं है, इसको दबाव डाला एंड ये पैसा बंजारा हिल हैदराबाद को 15 कंपनी को गया, मुख्यमंत्री कहने से गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यूज किया है। उसका पैसा निकाल के हैदराबाद को शिफ्ट किया है। तेलंगाना में चुनाव में ये पैसा को खर्चा किया, ऐसा बाहर आ रहा है। उसका जिम्मेदारी कौन है? ये 187 करोड़ रुपया हैदराबाद जाने का पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का है, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर है। उसका कहने से ये पैसा हैदराबाद गया है। सिद्धारामैया चुप है। तब सिद्धारामैया ऐसे करते हैं, चुप रहते हैं एंड किसी को ऊपर केस को डालते हैं। अभी एसआईटी ने, एक कौन एसआईटी को बिठाया, सीबीआई को मदद भी नहीं कर रहे, कोई फाइल भी नहीं दे रहे। ये 2 केस में सिद्धारामैया का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। खुद दोषी है मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री खुद दोषी है। एंड कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया। इसके कारण ये सब हो रही है। ये पैसा किसका कहने से तेलंगाना गया? हाईकमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहने से उधर गया, उधर दिया होगा। कर्नाटक का एसटी लोगों का, परिशिष्ट वर्ग का, दलित वर्ग का, उसका शिक्षा का पैसा, उसका बोरवेल का, गंगा कल्याण योजना का पैसा, गरीबों का पैसा को कांग्रेस लेके अभी चुनाव करने का कोशिश तेलंगाना में किया। कर्नाटक में पूरा का पूरा हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने का काम कांग्रेस सरकार कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का नेता कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के पार्लियामेंट आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के शपथ ले रहे हैं। राहुल गांधी, आप पूछिए कर्नाटक में एससीपी टीएसपी का पैसा किधर गया है? शेड्यूल कास्ट के लिए ये स्टैट्यूटरी एलोकेशन रहता है हर डिपार्टमेंट में 24%। इसी में 17.1% एससी का विकास के लिए जाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का पैसा। 6.95% एसटी के लिए जाना चाहिए। टोटल 24% होती है। कर्नाटक में एससी एसटी का ये सब प्लान का पैसा गारंटी में गया है, एससी डिपार्टमेंट को नहीं गया है, एसटी डिपार्टमेंट को नहीं गया है। कितना? 14,735 करोड़ रुपया, 14,735 करोड़ रुपया एससीपी टीएसपी का पैसा गारंटी में गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ो एंड आरक्षण का बात करो, पूरा देश घूमो, मगर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्य में पैसा डाइवर्ट हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, राहुल गांधी चुप है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका तो पढ़ो। एससी एसटी का पैसा को भी आप खा रहे हो, इसको पैसा भी घोटाला कर रहे हैं आप। महिला को मुफ्त में बस टिकट दिया था, ये गारंटी में एक है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामालिंगा रेड्डी ने प्रेस मीट किया, 4,000 करोड़ लाभ में हमारा केएसआरटीसी चल रहा है, ऐसे भाषण देके मुफ्त में दिया। अभी केएसआरटीसी का चेयरमैन 4 दिन पहले भाषण किया, मांग रखा सरकार को, केएसआरटीसी डूबने का स्थिति में है, पैसा नहीं है, सैलरी देने को पैसा नहीं है, इसीलिए हम टिकट का पैसा ज्यादा करेंगे। हमारा केएसआरटीसी डुबाने वाले हैं। गारंटी का कारण से इलेक्ट्रिसिटी बिल को डबल किया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया 3.5 रुपीस, दूध का पर लीटर 5 रुपए बढ़ाया। अभी बात कर रहे हैं केएसआरटीसी का टिकट का पैसा बढ़ा दो। कैसे जीतेंगे हमारे लोग? ऐसा एक सरकार कर्नाटक में है एंड अभी लोग पूछ रहे खटाखट दो पैसा 8,000 आना चाहिए, दे दो हमको। लाइन लगाया है खटाखट का, खटाखट फटाफट देना चाहिए, नहीं आ रहे। महिला बैंक का सामने, सब जगह का, पोस्ट ऑफिस का सामने लाइन लगा के रखे हैं, 8,000 रुपया खटाखट दे दो। सिद्धारमैया अभी चुप है। ऐसे एक सरकार कर्नाटक, हर हफ्ते एक घोटाला, हर हफ्ते हम भी हर हफ्ते आपको मिलेंगे। उतना केस अभी आ रहे हैं कर्नाटक में। आंगनवाड़ी में बच्चे को खाना खिलाना है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। अपेक्स बैंक में लोगों को पैसा देना है, लोन देना है, उधर कांग्रेस कहते हैं। मैं सिद्धारमैया को मांग रखती हूँ, सरकार को मांग रखती हूँ, केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, आपने
हर एक कॉरपोरेशन में पैसा लिया है, उसका जांच होना चाहिए। केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं, एसटी कॉरपोरेशन नहीं, ऐसा माहौल कर्नाटक में चल रहा है। अभी इसका पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का ऊपर है। सिद्धारामैया खुद फाइनेंस मिनिस्टर है। सिद्धारामैया कहने से मूडा का घोटाला भी हुआ, उसका बीवी साइट लिया एंड उधर साइट दिया। वो खुद का डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धारामैया को खुद का डिस्ट्रिक्ट है, खुद का सिटी है। एंड 187 करोड़ रुपया हैदराबाद गया, रत्नाकर बैंक को गया, अलग अलग दुकान को गया। ये इसका पीछे सिद्धारामैया है। सिद्धारामैया इस्तीफा देना चाहिए। सिद्धारामैया को हाईकमांड तुरंत सीएम पद से हटाना चाहिए एंड जांच करवाना चाहिए। ये हमारा मांग है। मित्रों, पूर्व में ही मैंने कहा था कि कर्नाटक पर यह प्लेस आयोजित है। कर्नाटक से जुड़े भिन्न भिन्न सवाल सादर आमंत्रित है। मेरे पास इसका आधार में डिटेल्स है। कितना पैसा किधर गया, कौन सा बैंक में गया, कौन सा चेक नंबर में गया, टोटली उसी में चंद्रशेखर भी लिखा है। मरने के पहले कोई मरने के समय झूठ नहीं बोलता है, ऐसे बोलते हैं। वो भी लिखा है 187 करोड़ रुपए केवल उधर से हुआ। बाकी का भी जांच होना चाहिए, सरकार उसका है। चंद्रशेखर किधर रहने वाले थे? शिवमोगा में रहने वाले थे। एक ऑफिसर का नजर में 187 करोड़ रुपए का घोटाला का नजर में आया तो बाकी जगह में कितना हुआ होगा अभी पता करना चाहिए। इसको छुपाने का काम अभी सरकार कर रहा है। इसके कारण मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया इस्तीफा देना चाहिए। मेरे पास डिटेल्स है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 इसमें मार्च 5 तारीख को गया है 5 करोड़ 35 लाख। किधर गया? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, बंजारा हिल्स। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 5, ऐसा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन किया हुआ पेपर्स हमारे पास है। छुपाना चाहते हैं कांग्रेस, मगर छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सीबीआई बीच में आया। अरुण धोता, CNN। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। बीजेपी लगातार हमलावर है, कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कहा है कि घोटाले की सरकार बन चुकी है और पिछले 1 साल में वहां पर हत्या, आत्महत्या और घोटालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। SC/ST की जो उनका पैसा है वो जो है गारंटी के अंदर खर्च किया जा रहा है और कांग्रेस का ATM बन चुकी है कर्नाटक सरकार। और इसी के चलते बीजेपी ने मांग की है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और तमाम जो घोटाले हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TG न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या उनके घर में हुई। उनका शव क्षत विक्षत हालत में मिला। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के जिला पंचायत में है। दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की सूचना मिलते ही मुंबई से घर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन घर पर अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का करीब 8 वर्ष पहले निधन हो चुका है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हैं। मुकेश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया। उन्होंने कहा, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार मुकेश सहनी के परिवार के साथ खड़ी है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक क्या कुछ पता लगा है? किस तरह से जांच कार्य जो है लगातार तेज हो रहा है? मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे दोबारा से ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या कुछ जांच में अभी तक पता लगा है? किस तरह से वहां पर इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है? क्योंकि राजनीतिक रूप से पूरी तरह से संवेदनशील मामला इसे बताया जा रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। और सीधे हम आपको हरियाणा के महेंद्रगढ़ ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है। धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। श्री रणबीर सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, ये हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है।
पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रीमीलेयर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं हुई हैं। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी
तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना। हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है। गांव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना। जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा करेक्शन मेरे हरियाणा का होता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यदान में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान। मानकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाइयों और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग सकते? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा। गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई,
हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का, रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां से मंच पर से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को और मेरे बीसी समाज के एक एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं। भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट बोलता हूं। मेरे पास 6225 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़, जोर से ताली बजाना भाई, ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया है। ती गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया है। कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया। आसन कला में 24 करोड़ और खारिया में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास हुड्डा साहब आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं साहब नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब दे। हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कहकर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है मेरी बात यहां पर मोदी जी ने संगठन का काम किया है। हर तहसील, हर पंचायत को और हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। मोदी जी का
अग्रक्रम में सबसे पहला नाम हरियाणा का है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है और मुझे कहा गया है कि 1 ही घंटे में इसका नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। लीजिए, तो नायब सिंह साहब नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए भाई। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बढ़ी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बढ़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। और भाई और बहनों, एक वादा लेना है आपसे। दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? अरे जोर से अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बोलो, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर पूर्ण विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, आप एक बार पूरे सम्मान के साथ अपनी करतल ध्वनि, अपनी तालियों से आइए, आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके ओजस्वी संबोधन से एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके मन में हुआ है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर 3 बड़ी रियायतों की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए जितना काम बीजेपी ने किया है, उतना काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। हरियाणा जो है केंद्र सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से है और लगातार वहाँ के विकास के लिए काम हो रहा है और लगातार ये आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही कांग्रेस के ऊपर पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लिया और कांग्रेस को इस बात पर केंद्रीय गृह मंत्री ने निशाने पर भी लिया। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।